नादान दोस्त, लेखक प्रेमचंद, पाठ 3। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भाई, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिरकार यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने के लिए कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीनों अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया।
उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जरा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ रही थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे गिर पड़े, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भाई पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे। श्यामा, चौकी पर स्टूल लगाकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। माँ, और क्या करती। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। चलिए अब करते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। उत्तर 1, केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी।
और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं रहा था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर। केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे। चीथड़े से केशव ने अंडों के लिए गद्दी बनाई, टोकरी से छाया की तथा अंडों के बच्चों के खाने के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं था कि दूसरों के द्वारा एक बार स्पर्श करने के बाद चिड़िया अपने अंडों को स्वीकार नहीं करती, इसलिए अनजाने में उन्होंने नादानी कर दी। प्रश्न नंबर 4। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर। 4। अंडों के बारे में सोचते हुए केशव और श्यामा दोनों अपनी सुध पूरी तरह भूल चुके थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, इन बातों के विषय में वे दोनों सोचा करते थे। यदि श्यामा और केशव के स्थान पर हम अपने आप को रखें तो हम भी श्यामा और केशव की तरह चिड़िया के अंडों को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। इतना ही नहीं, यथासंभव व्यवस्था भी उनके लिए करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 5। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर। 5। माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर ना पाकर माँ बाहर आ गई तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर माँ को पता चला कि वे दोनों क्या कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर। मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि यदि वे समझदार होते तो ऐसी नादानी नहीं करते। प्रश्न नंबर 7। यह व्याकरण का प्रश्न है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? उत्तर। 7। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने के नीचे अंडरलाइन देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी के नीचे अंडरलाइन और चला आ रहा है। पास आकर उसने भी एक सर्वनाम है, इसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भी एक सर्वनाम है, अंडरलाइन करेंगे। भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे के नीचे भी अंडरलाइन कुछ खाने को दे सकते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मुझे। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उन्होंने, उनकी, उनसे। प्रश्न नंबर 8। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। इनमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। उत्तर। 8। गुणवाचक विशेषण काली गाय। काली गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर काली गाय
गुणवाचक विशेषण है। सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी है। यहाँ पर सुंदर लड़की गुणवाचक विशेषण है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे नटखट होते हैं। यहाँ छोटे बच्चे गुणवाचक विशेषण हैं जो छोटे बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। यहाँ बिल्लियों में जंगली बिल्ली को विशेष रूप से बताया जा रहा है, अतः जंगली बिल्ली गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 9 का केशव ने झुंझलाकर कहा। ख, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। ग, केशव घबराकर उठा। घ, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। न्य, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि यह अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर क, झुंझलाकर। मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया, किंतु आप कभी ऐसा नहीं करना। ख, बनाकर। राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। ग, घबराकर। सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। घ, टिकाकर। सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। न्य, गिड़गिड़ाकर। कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। छठी कक्षा के हिंदी के अन्य पाठों के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को देखिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।